हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम टेम्पलेट लिटरल्स को, क्या क्या काम कर सकते हैं हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हुए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोगों ने बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स के साथ इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। ठीक है, तो पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है एरे डी स्ट्रक्चरिंग डॉट HTML के नाम से। HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर लिए। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है एरे डी स्ट्रक्चरिंग डॉट JS के नाम से, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो मेरा वेब पेज आपको बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है भाई, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, और यहाँ पर आने के बाद पहले हम ये समझते हैं कि ये फीचर जावास्क्रिप्ट ES6 यानी कि ECMAScript 6 में क्यों ऐड किया गया, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर अगर एक एरे बना लेता हूँ। मैं लेट इन्फो के नाम से यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरे बना लूँगा, और इस एरे के अंदर मैं 3 वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, पहली वैल्यू में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अपना नाम। ठीक है, और उसके बाद एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपनी फेवरेट लैंग्वेज। तो कोई भी लिख सकते हैं, चलो JS लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, मैंने जावास्क्रिप्ट दे दी, और उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी नंबर दे दिया, एज वगैरह दे दिया, अपनी कुछ भी दे दिया। ठीक है, मतलब एक एरे बना लिया सिंपल सा, और उसमें मैंने क्या कर दिया, 3 वैल्यूज़ मैंने इसमें एरे में स्टोर करवा दिए। अब मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने एरे को कंसोल में शो करवाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरा एरे यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये बता देगा भाई 0 इंडेक्स पर फर्जीन है, 1 इंडेक्स पर JS है, और 2 इंडेक्स पर 21 है। ठीक है, ये चीज़ तो देखो आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, अब एरे डी स्ट्रक्चरिंग से पहले यानी कि ECMAScript 6 से पहले क्या होता था कि अगर मुझे एरे के अंदर की किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवाना होता था, तो मुझे क्या काम करना पड़ता था, मुझे यहाँ पर आना पड़ता था, और मैं यहाँ पर अगर एक वेरिएबल का नाम बनाता था, वेरिएबल का नाम लिखता था। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे आके लिखता था अपने एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाता था, और जिस वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज करवाना होता था उस वैल्यू का मैं इंडेक्स नंबर दे देता। जैसे मैंने फरजीन असाइन करवाना है नेम में, तो फरजीन का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा 0। ठीक है, कंट्रोल डी कर लेते हैं, कॉपी लाइन डाउन, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ फेव के नाम से, फेवरेट के नाम से, और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जो तीसरा है एज का, उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और इसके वेरिएबल का हम नाम यहाँ पे रख लेंगे एज। ठीक है, तो अब ये मैंने क्या करा है, मैंने अपने एरे के अंदर की वैल्यूज़ को उसके लिए एक एक सिंगल वेरिएबल बना लिया, और उसके अंदर मैंने असाइन करवा लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आकर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग नेम, और फॉर एग्जांपल मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि फेव को भी यहाँ पे क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो, और उसके बाद एज को भी यहाँ पे क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो। कंट्रोल से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो मेरे एरे के अंदर थी उनको मैंने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, और मैंने इनको कंसोल डॉट लॉग करवा लिया। ये काम आप करते थे एरे डी स्ट्रक्चरिंग का फीचर आने से पहले, मतलब ECMAScript 6 से पहले। अगर आपने अपने एरे की वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करवाना होता था तो आपको इतना लंबा काम करना पड़ता था। अभी तो ये आपको फिर भी छोटा लग रहा होगा क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। मान लो अगर यहाँ पे 10 एलिमेंट हो, 12 एलिमेंट हो, 15 एलिमेंट हो, तो आपको क्या यहाँ पे 15-15, 20-20 लाइन्स जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा लेंथी काम हो जाता है, आपके कोड को कितना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसी का शॉर्टकट बनाया गया जिसको नाम दिया गया एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट, और उस एरे डी स्ट्रक्चरिंग के फीचर को जावास्क्रिप्ट ES6 यानी ECMAScript 6 के वर्जन में इंक्लूड किया गया। और वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि आपको अब ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है कि भाई आपने एरे के अंदर की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाना है ना, तो आपने यहाँ पर आना है, और मैं यहाँ पर अगर एक कॉमेंट लिख लेता हूँ एरे डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से हमारा एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट है। एरे डी स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हो आप यहाँ पे आके लिखोगे लेट, उसके बाद आप यहाँ पे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, जैसे आप एरे की लगाते हो वैसे आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली। अब आपने ये देखना है कि आपके एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। मेरे एरे के अंदर की वैल्यूज़ हैं 3। ठीक है, मुझे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाने पड़े थे, तो उन 3 वेरिएबल्स को अब आपको यहाँ पर 3 लाइनों में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक ही लाइन के अंदर उनको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पर दे दिया नेम कॉमा, और दूसरा वेरिएबल मैंने क्या देना है ठीक है, और तीसरा वेरिएबल मैंने क्या देना है एज।
तो यहाँ पर मैंने अपने 3 वेरिएबल्स एक ही एरे के अंदर क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है एरे डीस्ट्रक्चरिंग का। उसके बाद सिंपल मुझे क्या करना है, इक्वल टू का साइन यूज करना है, और किस एरे को आप डीस्ट्रक्ट कर रहे हो, मैंने बोला ये जो इन्फो वाला एरे है मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डीस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो सिर्फ इसका नाम आपने यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब अगर मैं आपको चल के दिखाऊंगा तो देखो अभी भी मेरे पास सेम वही आउटपुट आ रहा है जो मेरे पास पहले आ रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एरे डीस्ट्रक्चरिंग का, कि जो काम पहले मैंने ऐसे किया था वो काम अब सिंपल, मैंने देखो कितनी आसानी से और कितने सिंपल तरीके से मैंने ये काम कर लिया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। अब भाई मान लो कि मैं यहाँ पर आकर क्या करूँ, कोई भी नाम ऐड करवा दूँ, ठीक है, कोई वेरिएबल ऐड करवा दूँ। जैसे एक्स्ट्रा के नाम से मैंने क्या करा, एक वेरिएबल ऐड करवा दिया और मैं बोल रहा हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग करवा दो एक्स्ट्रा को, ठीक है। तो अब वेरिएबल तो बन चुका है, लेकिन वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नहीं असाइन होती है तो उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाती है, अनडिफाइन आ जाती है। तो अगर मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अगर आपको चल के दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। ये अनडिफाइन क्यों आ रहा है, ये अनडिफाइन इस वजह से आ रहा है कि आपने यहाँ पर तो बोल दिया एक वेरिएबल बना दो और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही है उनको इन वेरिएबल्स में असाइन करवा दो। तो ये फर्जीन किस में असाइन हो जाएगा, नेम में असाइन हो जाएगा। जेएस किस में असाइन हो जाएगा, फेवरेट वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। 21 किस में असाइन हो जाएगा, एज में हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा वाले वेरिएबल के लिए कोई वैल्यू नहीं बची है तो इसमें क्या आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइन आ जाएगी। सिंपल, ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब मान लो कि अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई एक्स्ट्रा में अनडिफाइन नहीं आए, एज में क्या आ जाए, अनडिफाइन आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहां पर आकर बोल सकता हूं कि भाई ये तो नेम की वैल्यू है, ये फेव की वैल्यू है, अब मैं एज में अनडिफाइन चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल कॉमा लगा लूंगा और यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, ठीक है। स्पेस नहीं भी दो तो चलेगा। मतलब मैंने ये बोला कि भाई ये तो नेम की वैल्यू है, ये फेवरेट की वैल्यू है और एज में मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज में अब अनडिफाइन आ जाएगा और यहाँ पे ये जो 21 है वो किस में असाइन हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो अब अगर मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा तो एज में अनडिफाइन आएगा और एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं, चलकर दिखाता हूं तो देखो एज में क्या आ चुका है, अनडिफाइन आ रहा है और एक्स्ट्रा में क्या आ चुका है, 21 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ से एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और एक काम ये करते हैं हम कि हम इस एक्स्ट्रा वाले वेरिएबल को भी यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। बल्कि हटाऊंगा नहीं यार मैं, क्योंकि मुझे यार आपको कोड देना होता है तो मैं इसको हटाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसी को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। हटाऊंगा नहीं यार। अब हम समझते हैं नेस्टेड एरे का कॉन्सेप्ट। भाई आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि यार अभी तो आपने सिंपल एक एरे बनाया हुआ है, अगर इस एरे के अंदर भी क्या हो, एरे हो, तो फिर क्या होगा। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसी को यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक न्यू वैल्यू ऐड करेंगे, लेकिन वो क्या होगी, इटसेल्फ एक एरे होगी, मतलब एरे के अंदर एरे, यानी कि नेस्टेड एरे का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पर आकर एक नया एरे बनाऊंगा और इसके अंदर सबसे पहले मैं वैल्यू दे दूंगा, टैक्सीन दे देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर हम दूसरी वैल्यू दे देते हैं 2023, ठीक है। मैंने एयर दे दिया और चैनल का नाम दे दिया। अब मुझे क्या करना है, नेस्टेड एरे को आप कैसे एरे डीस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे करोगे आप, आपने सिंपल यहाँ पर आकर, मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक कमेंट लिख लेता हूँ नेस्टेड एरे का, ठीक है। नेस्टेड एरे का हमने यहाँ पे क्या लिखा, नेस्टेड एरे डीस्ट्रक्चरिंग, नेस्टेड एरे डीस्ट्रक्चरिंग का मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिख लिया है, ठीक है। और सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लेट के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। पहले वेरिएबल का क्या नाम होगा, नेम होगा। दूसरे वेरिएबल का क्या नाम होगा, फेवरेट होगा, ठीक है, FAV लिख लेते हैं। तीसरे वेरिएबल का क्या नाम होगा, एज होगा। अब जो चौथा वेरिएबल मैंने बनाना है वो मैंने बनाना है एरे के लिए, क्योंकि वो इटसेल्फ वैल्यू क्या आने वाली है, एक एरे आने वाला है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो पहली वाली वैल्यू है उसके लिए जो वेरिएबल आपने बनाना है वो आपने बनाना है चैनल के नाम से, और जो दूसरी वैल्यू है इस एरे के अंदर उसके लिए आपने वेरिएबल बनाना है एयर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्या करी है, नेस्टेड एरे डीस्ट्रक्चरिंग कर ली है, ठीक है। नेस्टेड एरे को मैंने डीस्ट्रक्चर कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे इक्वल टू और आपने अपने सिंपल यहाँ पे एरे का नाम दे देना है। इससे ज्यादा आपने कोई काम नहीं करना है, ठीक है। और अब मैं काम ये करता हूँ कि मैं इन तीनों को यहाँ से अनकॉमेंट करता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस वाली वैल्यू को अगर मुझे यहाँ पे टैक्सीन को भी क्या करवाना है, कंसोल में शो करवाना है। तो इसके वेरिएबल का क्या नाम है, चैनल, तो कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, कंट्रोल V कर दूंगा। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या करना है, ईयर के लिए भी करना है, तो मैं यहाँ पे आके ईयर के लिए रख कर लूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा। और अब आपको अगर मैं चल के दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पर मैंने अपना नाम भी आ चुका है, मतलब जो 3 वैल्यूज थी वो भी आ चुकी हैं, और जो नेस्टेड एरे के अंदर वैल्यूज थी उनको भी मैंने सिंपल क्या कर लिया
लिया है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है, और अगर मैं उनको फिर आगे जिस तरीके से भी मैं उनका यूज़ करना चाहूँ तो वो मैं ईजिली उनका यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का। हमने एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया है। अनडिफाइंड वैल्यू कब आती है, किसी वैल्यू को अनडिफाइंड करना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हम नेस्टेड एरे को डी स्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। अब इसका यूज़ कहाँ आता है, देखो एक तो हमने देख लिया कि भाई हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि भाई अगर इस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए थोड़ा सा लेंदी काम हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाएगा अगर आपके एरे में वैल्यूज ज़्यादा होंगी, ठीक है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो और ईजिली क्या कर सकते हो, एरे की वैल्यूज़ को एक एक वेरिएबल में असाइन करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसका यूज़ फंक्शंस में हम कहाँ कर सकते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। एक काम ये करते हैं कि मैं काम ये करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, क्योंकि मुझे आपको सोर्स कोड भी देना है तो मैं किसी चीज़ को हटाऊंगा नहीं, मैं इसको भी यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं एक काम ये करूँगा कि एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आगे सिंपल लिखूंगा फंक्शन, और डिटेल्स के नाम से क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ये मेरा फंक्शन यहाँ पर बन चुका है। अब मान लो कि यार यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है, कोड वगैरह हुआ हुआ है, आपके फंक्शन में जो जो काम आपने करने के लिए बोला था वो काम यहाँ पे हो गया। अब मैंने ये बोला कि भाई जब भी इस फंक्शन को कॉल करवाया जाएगा तो ये रिटर्न में मुझे एक एरे करेगा। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये मुझे रिटर्न में क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा, और उसके अंदर वैल्यूज़ कुछ ये होंगी, ठीक है। पहली वैल्यू होगी फरजीन, और दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं 21 उसकी एज, और तीसरी वैल्यू हम रख लेते हैं उसका डिपार्टमेंट, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CS रख लेता हूँ। अब होगा क्या कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो ये रिटर्न में मुझे एक एरे रिटर्न करवाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये मुझे एरे रिटर्न करवाएगा, तो उस एरे की वैल्यूज़ को मैं क्या चाह रहा हूँ कि किसी वेरिएबल में असाइन करवा लूँ, ठीक है। तो उसके लिए दोबारा वही चीज़ कि मुझे इस तरीके से काम नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा और मैं यूज़ करूँगा एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा लेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मैं बताऊँगा कि भाई मुझे कितने वेरिएबल्स बनाने हैं। पहला वेरिएबल होगा नेम, दूसरा वेरिएबल होगा एज, तीसरा वेरिएबल होगा डिपार्टमेंट। ये तीन मैंने वेरिएबल्स बना लिए इक्वल टू, और ये कब आएंगे, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा ये मुझे एक एरे रिटर्न करवाएगा। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल C, और आपने इस फंक्शन को यहाँ पे क्या करना है, कॉल करवा लेना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये रिटर्न में आपको एक एरे रिटर्न करवाएगा, और इस एरे की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आपने यहाँ पर एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए तीन वेरिएबल आपने बना लिए। तो अब अगर आप सिंपल यहाँ पर अगर लिखोगे console.log, और आप यहाँ पे लिखोगे नेम, और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे लिखोगे डिपार्टमेंट, और इसके साथ साथ एक सेकेंड, और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे लिखोगे एज, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, उसकी वैल्यूज़ को मैंने रिटर्न करवाया। रिटर्न मैंने कहाँ पर करवाया, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, और तीन वेरिएबल्स के अंदर मैंने उन वैल्यूज़ को क्या करवा दिया है, असाइन करवा दिया है। तो ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने कितने सिंपल तरीके से आपने क्या कर लिया है, अपने एरे की वैल्यूज़ को वेरिएबल में असाइन करवा लिया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का। यही काम आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस होती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये काम आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल बना लो लेट इन्फो के नाम से, और आप बोलो कि भाई डिटेल्स वाले फंक्शन को यहाँ पे क्या करवा लो, कॉल करवा लो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो पूरा एरे था वो आपके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो कि बैड प्रैक्टिस है कि आप अगर एरे रिटर्न करवा रहे हो तो उसके लिए आप एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करो, ना कि आप उसके लिए एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। अगर मैं इसको आउटपुट दिखाऊँ आपको तो देखो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। इन्फो करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई जब भी फंक्शन मेरी वैल्यूज को रिटर्न करे तो इन सारी वैल्यूज को एक सेपरेट वेरिएबल में असाइन करवा दिया जाए। तो उसके लिए आप ये काम नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा हुआ मुझे याद आ गई, वरना मैं भूल जाता हूँ यार। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। हम वापस ज़रा यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको ज़रा यहाँ से अनकॉमेंट करता हूँ, ये वाले एरे को, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अनकॉमेंट कर दिया, और इसका एरे डी स्ट्रक्ट कहाँ किया था मैंने, ये एरे डी स्ट्रक्ट किया था मैंने, और ये मेरी तीन क्या थी, वैल्यूज़ थी, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा वाली वैल्यू भी थी, ठीक है। तो चलो कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने किसी वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू करवाना चाहता हूं कि भाई अगर आपको यहाँ से वैल्यू ना मिले तो आपको अनडिफाइंड शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करो,
आपको जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी है आप वो करवा दो। अभी अगर मैं आपको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ, तो देखो नेम की वैल्यू मिल गई, एज की मिल गई, फेवरेट की भी वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको एक्स्ट्रा की वैल्यू नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि एक्स्ट्रा की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन ही नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। कैसे? आपने सिंपल यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज करना है, उसके बाद आप यहाँ पे जो वैल्यू देना चाहो दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से लिख लेता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर नहीं दी है, तो एक्स्ट्रा वाले वेरिएबल के अंदर अनडिफाइंड नहीं आएगा, बल्कि कौन सी आ जाएगी? ये जो डिफॉल्ट वैल्यू दी है ये आ जाएगी। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो अब ये अनडिफाइंड नहीं दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? एक्स्ट्रा वैल्यू दिखा रहा है। और अगर अब मैं यहाँ पर भी वैल्यू पास करवा दूँ तो अब डिफॉल्ट वैल्यू आएगी या ये वाली वैल्यू आएगी जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से दे देते हैं यार, एक्चुअल वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, अब क्या आएगा? एक्चुअल वैल्यू आएगी, एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी? अब आएगी एक्चुअल वैल्यू। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा तब काम करती है जब आपको वैल्यू नहीं दी जाए। अगर आपको वैल्यू दी हुई है तो हमेशा क्या आएगी? वो वैल्यू आएगी जो आपको दी गई होगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू कब आएगी? जब आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं दी गई तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपने इसी चीज़ को यूज़ करना है। तो अब अगर कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर दिखाऊंगा, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्चुअल वैल्यू आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से हटा दे, तो कंट्रोल से सेव करूंगा, अब चल के दिखाऊंगा, तो देखो अब एक्स्ट्रा वैल्यू आएगा। अब एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू पास नहीं करवाई, लेकिन मैंने डिफॉल्ट में इसको वैल्यू दी भी थी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है। और अगर डिफॉल्ट की भी वैल्यू हटा दूंगा तो फिर उस वेरिएबल में क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एरे डीस्ट्रक्चरिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यार ये जो ES6 के मैं आपको जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ो, देखो बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। कोई चीज़ नहीं समझ आती नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर जब मैं आपको रिएक्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपको एंगुलर पढ़ाऊंगा या मैं आपको व्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है, रिएक्ट तो खैर मैं लाजमी पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं रिएक्ट ही पढ़ाऊंगा आपको। तो ये जो ES6 के फीचर्स है ना, ये सारे वहाँ पे क्या हो रहे होंगे? आपके रिपीट हो रहे होंगे। तो अगर आपको ES6 की अच्छी नॉलेज होगी, इनके फीचर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी आपको, तो आपको कभी भी रिएक्ट में मसला नहीं होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कभी भी रिएक्ट में मसला नहीं होगा अगर आपने जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट और आपने ES6 को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आपको कभी भी रिएक्ट समझने में मसला नहीं होगा, ठीक है। और बाकी मैं आपको बहुत अच्छे से रिएक्ट का कोर्स भी पढ़ाऊंगा। तो बस हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, बस कुछ कॉन्सेप्ट और रहते हैं जो मैंने ES6 के और दूसरे फीचर्स के, मैंने दूसरे वर्जन्स के मैंने आप लोगों को कुछ फीचर्स करवाने हैं, तो वो हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे। आज मैंने प्रोजेक्ट अपलोड करना था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। यहाँ पर आपको बेस्ट रिस्पॉन्सिव HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स मैं बिल्कुल स्केच से बनाकर सिखाता हूँ, ठीक है। सारी मैं आपको एक एक चीज़ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ, ठीक है। मैंने आज प्रोजेक्ट बनाना था बट मैं आज थोड़ा बिजी था तो मैं नहीं कर सका, लेकिन अभी 1-2 दिन में मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट भी बनवाने वाला हूँ, वो भी बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की स्किल्स बहुत ग्रो होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो होंगी, आपकी काफ़ी लर्निंग होगी। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होती रहेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।